अरे आगे आके बैठो, इधर आके बैठो, नहीं इतनी पीछे नहीं बैठना है। नहीं 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 नहीं, आगे बेंचेस खाली है, नहीं नहीं नहीं, आगे आओ फटाफट। पीछे पीछे नहीं बैठना, जल्दी करो, टाइम नहीं है। बाकी लोग कहाँ गए? बुलाओ जल्दी फोन करके। अरे यार क्यों टाइम पास कर रहे हो यार? तुझे भी आगे आना है, बच्चे के आगे नहीं आना है। लो यार आगे आओ यार, मत बकवास करो। चलिए जी, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है? ऑनलाइन में कुंजल और क्षितिज। चलो। ये फर्स्ट बेंच पे क्यों खाली जगह है? कौन आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी। अभी तक हमने जितना भी सिलेबस पढ़ा है ना, मुझे आपको थोड़ी एक चीज बतानी थी। इधर इधर सारा ध्यान इधर रखो, कि किसी भी एक पर्टिकुलर थ्योरी आंसर को लिखते कैसे हैं। तो मैं कोई आंसर, सबसे पहले हम उसको रिवाइज करते हैं, और फिर रिवाइज करने के बाद उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉमर्स उठाया, कि अगर मुझे एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि डिफाइन कॉमर्स, डिफाइन कॉमर्स, और डिफाइन कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स, ऐसे करके मेरे पास एक क्वेश्चन आया। मान लो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करी है, लेकिन अभी तक हम ये सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर एक आंसर को प्रॉपरली लिखा कैसे जाता है। तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहले हम इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इधर देख ले बेटा, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, देखो। कॉमर्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। जो नए वाले हैं उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा? अभी तक नहीं देख लिया? आ रहा है समझ में? चलो। तो मैंने क्या बोला, कि कॉमर्स का मतलब हमने क्या बोला था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा क्या देख रही है फोन में, ऐसा क्या जरूरी है? इतना हल्के में मत लो बिजनेस स्टडीज को। अगर मैं अभी आपसे दो तीन क्वेश्चंस पूछूंगा ना, तो आपको नहीं आ पाएंगे। क्लास में देखो अभी यही हुआ, पता है, फर्स्ट चैप्टर का अभी टेस्ट लिया मैंने ओल्ड वाली बैच में। इतने खराब खराब मार्क्स है ना बच्चों के, कि क्या बताऊं। उनको भी यही ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको आता है, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो उनको नहीं समझ में आया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा आपको। इधर देखो सारे लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉमर्स में हमने बोला था कि हम हिंड्रेंसेस को रिमूव कर रहे हैं, मतलब के जो भी रुकावटें उनको रिमूव करने की बात कर रहे थे। फिर कुछ कुछ कीवर्ड्स हमने देखे थे, कुछ कुछ कीवर्ड्स हमने देखे थे, जिसमें एक था फैसिलिटेट, फैसिलिटेट हमने देखा था। एक हमने बोला था सपोर्ट। तो यार ये कीवर्ड्स भी हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो आंसर को, यार ऑब्वियस सी बात है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आपका जो आंसर है, लेट क्यों हो गई आप फटाफट अंदर? अरे बाकी लोग कहाँ है भाई? जो आपका जो आंसर है वो एक प्रेजेंटेबल मैनर में दिखना चाहिए ना, तभी तो आपको वो फुल में से फुल मार्क्स देगा। तभी तो हम 100 ऑन 100 स्कोर कर पाएंगे बिजनेस स्टडीज में। हमको 100 में से 100 लाने हैं ना, 99 में नहीं लाने, इसमें 100 भी आ सकते हैं आराम से। तो वो 100 ऑन 100 की तैयारी में हमको एक स्ट्रक्चर में आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, ये मान लो स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 2। अब मान लो स्टूडेंट 2 थोड़े से नालायक किस्म के लोग हैं,
और स्टूडेंट वन जो है वो अच्छे लोग हैं, मान लो मतलब अच्छे से रिवीजन वगैरह करके गया है। अब इसने क्या किया है पता, स्टूडेंट वन ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन करी है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के अलावा इसने सारे कीवर्ड्स भी लिखे हैं। कीवर्ड्स के अलावा इसने जो है वो प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह दी है अपने जो पैराग्राफ वगैरह है। इसके अलावा इसने जो है कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्या किया है, प्रेजेंट किया है। और वहीं अगर दूसरी कॉपी है जिसने क्या किया है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं करी है, कीवर्ड्स भी नहीं लिखे हैं, और इसके अलावा उसने कंसेप्ट का ही कुछ भी लिख दिया, मतलब पूछा कुछ और था और लिखा कुछ और है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस वाले बंदे को अच्छे मार्क्स देंगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हमारी प्रेजेंटेशन भी सही होना जरूरी है। अब ये प्रेजेंटेशन कैसे सही होगी और इस प्रेजेंटेशन को कैसे हम सही कर सकते हैं, क्या क्या हमको चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैं हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जितने भी लोग हैं जो होशियारी मार रहे हैं ना कि हमको सब आता है, नहीं आता, इधर देखो चुपचाप। फिर हमने और क्या बोला था कि कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, तो हमने बोला था ट्रेड। ट्रेड को हमने बोला था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, ये सब हम बोलते थे। और ऑक्सिलरीज को हमने फैसिलिटेट, सपोर्टिव, ये सारी चीजें बोली थी। अब अगर मेरे को इस पर्टिकुलर आंसर को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा एज अ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप समझदार बच्चे हैं तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है आंसर, है सही में, ये आंसर। आंसर के बाद हम लिखेंगे, तो यहाँ पे स्पेस अलग नहीं रहती लिखने की। हाँ जी, एक मिनट, हाँ। आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि द टर्म, ऐसे आंसर लिखा जाता है, मतलब शुरू में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन। तो आंसर को हम ऐसे शुरू करेंगे, द टर्म कॉमर्स रेफर्स टू। सबसे पहले हमने शुरुआत करी, किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, हमने बोला द टर्म कॉमर्स रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। सिंपल हमने बोला अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फिर हमने बोला वन इज बिजनेस, या फिर हम बिजनेस को क्या बोल सकते थे, ट्रेड। तो वन इज बिजनेस या फिर ट्रेड, एंड दी अदर वन इज, हमने बोला था ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और हम क्या करेंगे पता है, जहां भी कीवर्ड आ जाता है, कीवर्ड मतलब के वो वाले वर्ड्स जो हमको एग्जाम में हाईलाइट करने हैं। अब ये कीवर्ड्स और ये अंडरलाइन वगैरह क्या होता है, सारी चीजें आपके लिए नई है। बस मेरी जो गाइडेंस है वो सुनते जाना, क्योंकि मैं आपको 11th क्लास के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, वो तो स्कूल की एग्जाम होती है, वो तो आप पास कर ही लोगे। 11th के लिए नहीं कर रहे, वो फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं, इंटर फाइनल के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। इसीलिए तो आप आरंभ में आए हो ना। अगर आपको नॉर्मल 11th क्लास ही पढ़नी होती तो आप कहीं से भी पढ़ लेते। यहाँ पर हम क्या सिखा रहे हैं आपको, सीए के लेवल का आंसर कैसे लिखा जाता है। ओ बेटा इधर, सीए के लेवल का आंसर कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखना क्यों जरूरी है। भाई बहुत मजे में आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, इधर देख मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि प्रोफेशनल लेवल का आंसर लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सीए बनने वाले हो ना। तो अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कैसे भी आंसर लिख दोगे तो वो तो बीकॉम वाला आंसर कहलाएगा। सीए के लेवल का आंसर का मतलब है कि आपके आंसर में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी झलकना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म कैसे झलकेगा, आप कुछ कीवर्ड्स लिखोगे। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, यहाँ पे दो कीवर्ड्स, एक तो बिजनेस और एक ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। तो जब भी हम आंसर लिखते हैं ना, ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। सिर्फ ऐसा नॉर्मल स्केल वेल से भी नहीं करनी, टाइम नहीं बचता एग्जाम में। सिंपल अपने को क्या करना है, ऐसे एक लकीर खींच देनी है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि उस व्यक्ति का जो कॉपी चेक कर रहा है उसका सीधे नजर जो है वो मेरे कीवर्ड्स पे जाए कि अच्छा इसने बिजनेस और ऑक्सिलरीज टू बिजनेस लिखा है। फिर हम बोलेंगे कॉमर्स, फिर हम एक पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे कॉमर्स। मैं थोड़ा स्पेस में लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, दो लाइन छोड़ के लिखना है ताकि वो पैराग्राफ चेंज दिखे आपको। फिर मैंने बोला कॉमर्स helps our business in removing
इन रिमूविंग वेरियस, कौन सा कीवर्ड था, हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब हमने क्या बोला था, हिंड्रेंसेस का मतलब जो भी रुकावट है, हिंड्रेंसेस विच अफेक्ट्स आवर ग्रोथ एंड प्रॉफिट अर्निंग्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मेन कीवर्ड्स याद रखने हैं, बाकी तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं जिनको अपने को एग्जाम में यूज करना है, वो यूज करके अपन अपने हिसाब से अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी ये वाला सेंटेंस बनाया कि कॉमर्स जो है वो क्या करता है, हमारे बिजनेस को हेल्प करता है हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए। हिंड्रेंसेस मतलब रुकावटें, और रुकावटें किस चीज की, रुकावटें हमको प्रॉफिट कमाने से रोकता है या फिर हमारे बिजनेस को ग्रो करने से रोकता है। मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। बस मेरे को यहाँ पे हिंड्रेंसेस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब आप बोलते हो ना आंसर बड़ा कैसे करें, तो आप दो दो तीन तीन लाइन का कुछ भी आंसर लिख देते हो। इस तरीके से प्रेजेंट करना है। पहला मैंने पैराग्राफ बनाया, और ये सारी चीजें वही है जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये नया क्या लिख रहे हो, नया नहीं लिख रहा हूँ मैं। कि आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है। लकीर का फकीर का मतलब ये होता है कि नहीं यार सर ने लिखा है तो मैं टीप लूं और ऐसा का ऐसा मेरे को आंसर रट के लिखना है, नहीं भाई। आप, मैं अगर अभी आपके आंसर लिखाऊं तो हर बच्चा अलग अलग आंसर लिखेगा, अग्रीड, लेकिन जो उसका क्रक्स है, मतलब जो मतलब है वो सेम बैठना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या किया, पिछले ये ओल्ड आरएम की जब कॉपीज चेक करी, तो टर्शरी इंडस्ट्री में कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब टर्शरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन घुसा दिया उन लोगों ने, सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्राइमरी घुसा दिया, तो फिर ऐसे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। अगर वो दो चार कीवर्ड खा जाते या थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखते, अलग से लिखते, लेकिन उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था टर्शरी का, कि वो सपोर्ट करती है, वो फैसिलिटेट करती है सेकेंडरी और प्राइमरी को, ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली इफेक्टिवली चल सके। अब इसको वो घुमा करके कुछ और भी लिखते, लेकिन मतलब अगर सेम बैठता तो उसके मार्क्स मिल जाते ना, मिल जाते कि नहीं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है, आपको आंसर लिखने की कला सीखनी है। फिर आप सब अपने मन से आंसर लिखो, बस जो मेन कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से, हिंड्रेंसेस, ऑक्सिलरीज टू बिजनेस, बिजनेस, ये वर्ड्स आपके आंसर में आ जाने चाहिए और उनको आपको अंडरलाइन करना है। बाकी राम कहानी तो अपन जो ये कॉन्सेप्चुअल इतनी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं उसके बेस पे लिख लेंगे। क्या आपको क्रक्स समझ में आया अभी तक जो मैंने बोला, पक्का। अब मैं इस आंसर को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये हो गया अर्निंग्स। फिर मैंने आपको ये बोला कि देखो भाई, इसके बाद मैंने ये बोला कि देखो बिजनेस या फिर ट्रेड रेफर्स टू, अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि बिजनेस ट्रेड क्या होता है, तो हम बोलेंगे, अब पता है आप चाहो तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हो, आप चाहो तो पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। अपन छोटे बच्चे नहीं है फिफ्थ सिक्स क्लास के कि अपने को ये बताया जाए। अब यहीं पर अगर मैं ऐसे बुलेट पॉइंट जोड़ देता तो मेरा आंसर गलत थोड़ी होता। या पॉइंटर्स, देखो मैं आपको तीन चार चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। या तो आप तीन चार लाइन का पैराग्राफ बनाओ, फिर एक लाइन छोड़ के फिर तीन चार लाइन का पैराग्राफ बनाओ तो भी चल जाएगा। या फिर आप नॉर्मली बुलेट पॉइंट्स लिखते चले जाओ, तीन चार लाइन का बुलेट पॉइंट फिर लाइन छोड़ के तीन चार लाइन का बुलेट पॉइंट, ऐसे लिखो, चाहे पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। बस आपको क्या करना है, एक ही पैराग्राफ में भर के नहीं दिखा देना अपना आंसर। जैसे मैं अभी ना कॉपी चेक कर रहा हूँ, मान लो आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारी कॉपीज रखी हुई है बिजनेस स्टडीज की। एक पर्टिकुलर बच्चे ने ऐसा प्रेजेंटेशन करा है, तीन चार लाइन फिर लाइन छोड़ के फिर तीन चार लाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दिया, कॉन्सेप्ट भी ठीक से एक्सप्लेन किया। और फिर दूसरी तरफ एक कॉपी है जिसने कोई लाइन वाइन भी नहीं छोड़ी है, उसने अंडरलाइन भी नहीं किया, उसने अपनी लैंग्वेज में इतना बड़ा एक पैराग्राफ में कुछ तो भी भर के लिख दिया है। तो मेरी मेहनत इतनी बढ़ गई ना। अब कोई भी कॉपी चेकर के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो पूरे पूरे एक एक वर्ड को पढ़ेगा बैठ करके, ऐसा कोई भी नहीं करता है। वो ऊपर ऊपर से चेक करते हैं ना, तो जब वो ऊपर से चेक करेगा तो इस पर्टिकुलर आंसर को अच्छे मार्क्स देगा ना वो। आई क्या बात समझ में, वो उसको थोड़ी देगा। अब उसको क्या है कि एक पैराग्राफ में एक एक चीज पढ़नी पड़ रही है उसको, और मान लो उसने स्पेसिंग भी नहीं दी है, अंडरलाइन भी नहीं किया, तो पूरा पढ़ने थोड़ी बैठेगा, फिर वो कम मार्क्स दे करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अपना प्रेजेंटेशन सही होगा तो अपने को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला बिजनेस या ट्रेड रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है, हम बोलेंगे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमको तो मालूम है इकोनॉमिक एक्टिविटी है,
और कंसर्न्ड विथ, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब लिखने का तरीका ऐसा है, कंसर्न्ड विथ, रिलेटेड विथ, इंगेज्ड इन, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। कंसर्न्ड विथ, कंसर्न्ड विथ सेल, ये अपन ने पढ़ा था ना, सेल प्रोडक्शन, सेल प्रोडक्शन, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ऐसे करके अपन ने एक सुंदर सा आंसर फॉर्म कर लिया। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये अपना बिजनेस हो गया। अब यहाँ पे मेरे को अंडरलाइन क्या करना था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप बोलोगे इतना टाइम लग रहा है, वो तो समझाने में टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट लिखोगे उसको। इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर यहाँ पे सेल, एक मिनट, सेल प्रोडक्शन और ये प्रोविजन ऑफ सर्विस, तीन चीजों को अंडरलाइन करना है। फिर अपन ने एक और बुलेट पॉइंट बनाया, ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज टू बिजनेस refers to refers to activities which which helps our businesses। अभिषेक तूने पूछा था, अब आ रहा है समझ में कैसे लिखते हैं आंसर? इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तूने बोलता ना आंसर लिखना समझ में नहीं आ रहा है, ये होता है फॉर्मेट एक आंसर लिखने का। फिर हमने बोला हेल्प्स अवर बिजनेसेस टू बी कंडक्टेड इन इफेक्टिव, ये भी बोला था इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ये भी लिख दिया अपन ने। ठीक है, मतलब ऑक्सिलरीज टू बिजनेस क्या होता है, तो हमने बोला था वो एक्टिविटीज होती है जो हमारे बिजनेस को हेल्प करती है इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में। फिर हम बोलेंगे दीज आर, सारे कीवर्ड्स को यूज करेंगे, दीज आर सपोर्टिव, सपोर्टिव एक्टिविटीज, सपोर्टिव भी अपन ने देखा था, सपोर्टिव एक्टिविटीज, सपोर्टिव एक्टिविटीज विच facilitates our business activities, such activities आर। अब अपन सच एक्टिविटीज आर, फिर वो सब लिख दो। कौन कौन सी एक्टिविटीज लिखी थी अपन ने, हमने बोला था एक तो था ट्रांसपोर्टेशन, अब लिखते चले जाओ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हमने बोला था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अलावा अपन ने बोला था वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के अलावा हमने बोला था एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के अलावा हमने क्या बोला था, और क्या, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बहुत बढ़िया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो, हाँ कर रहा हूँ, फोटो ले लो पूरे आंसर का, छोटा कर दें फिर वो दिखेगा, एक रुक जाओ, हाँ ये आ गया ना, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। अब ये मैंने एक आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या क्या अंडरलाइन करवाया, जो मैं बोलता हूँ ना कीवर्ड्स जो मैंने रेड में मार्क किए हैं, तो जो नोट्स बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। आप देखोगे हर तरीका, इन सारी चीजों को ही मैंने यहाँ पे रेड में किया। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गया, हिंड्रेंसेज हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, सेल प्रोडक्शन सर्विसेज, ये सब अपने को लिख करके आना है। इसके अलावा ऑक्सिलरीज में मैंने क्या बोला था, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आपको लिखाया था। फिर फैसिलिटेट वाला कीवर्ड लिखाया था, फैसिलिटेट के अलावा सपोर्टिव लिखाया था। तो ये सब होते हैं जो हेल्प, हेल्प वाला लिखाया था। मतलब ये सब जो है अपने को याद करना होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया है। और बाकी अपने को अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मन से आंसर लिखना पड़ता है। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? पक्का इस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो मैंने आपको जो टिप्स दी हैं वो टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो टिप्स है वो ये है कि कभी भी आपका जो आंसर जो है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी आंसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक इंट्रोडक्शन से होता है। इंट्रोडक्शन मतलब कि अगर मुझे अभी
क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता कि मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बताओ या फिर आगे जो भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बताओ, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन मतलब के बिजनेस क्या होता है वो तो बताऊं पहले। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट बिजनेस क्या होता है, थोड़ा सा तीन और ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट इंट्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स, ऐसे ज्यादा बड़ा आंसर भी नहीं लिखना, 3 to 4 लाइन्स। फिर सेकंड मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। कीवर्ड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको आपको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि आपको अभी से आदत डालनी है, ताकि आप शोकेस कर सको जो आपको आता है उसके सामने। तीसरा, आपको प्रॉपरली इलेबोरेट करना है, मतलब डिटेल में लिखना है। अब डिटेल का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एकदम बहुत ज्यादा लिखो। डिटेल का सिंपल मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को, मतलब एक पॉइंट को या एक चीज को आपको जब एक्सप्लेन करना है तो आप मैक्सिमम 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर लो, ज्यादा नहीं, 2 to 3 लाइन्स बस, ज्यादा नहीं। और आपका जो पूरा आंसर है, अगर मान लो ये एक शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर आपका खत्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम 75% ऑफ द पेज में, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा। और एक कोई लॉन्ग आंसर भी है तो लॉन्ग आंसर मैक्सिमम 1 या फिर 1.5 पेजेस, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और वो भी अगर हद हो गई 1.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं लिखना, नहीं तो एक पेज में ही खत्म कर देना है। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो क्या आप इस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करके आंसर लिख के लाएंगे आगे के? आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं मैं? वापस से देखना है तुझे, करना क्या है, क्या करूं, नीचे करूं? अच्छा ये देखना है ये, हाँ ये देख ले, बहुत चिढ़ती है ये ले, ये देख ले, अच्छे से देख ले। देख लिया? अब आगे बढ़े, चलिए। एडवर्टीजमेंट, बिजनेस रिस्क तो हमने, ऑब्जेक्टिव के अलावा एडवर्टीजमेंट तक सबको आ गया समझ में? कोई डाउट है? रिवाइज करवाऊं? आगे बढ़े, चलिए दोस्तों। हम लोग अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हैं। देखो भाई, एक दिन ऑब्जेक्टिव बिजनेस भी तो पढ़ लिया था, सोर्स ऑफ मार्केट स्टैंडिंग ये सब भी पढ़ लिया था। इनोवेशन, इनोवेशन के बाद प्रोडक्टिविटी यहाँ पढ़ना था ना अपने को। चलो, मार्केट स्टैंडिंग तो मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। देखो, हम बार बार क्या बोल रहे थे, अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को रिकॉल करवाऊं, तो हमने क्या बोला था कि सिर्फ आप पैसा पैसा करते रह जाओगे तो फिर आप पिछड़ जाओगे। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना पड़ेगा, आपको जो है समाज का भी भला करना पड़ेगा, आपकी वजह से लोगों को नुकसान ना हो, ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, तो हमने क्या बोला था, हर बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करने होते हैं, जिसमें हमने बोला था बहुत सारे सेवरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ताकि हम क्या कर सके, सरवाइव कर पाए, प्रॉस्पर कर पाए लॉन्ग रन में। यानी कि हम इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या कर सकें, सरवाइव कर पाए और प्रॉस्पर कर पाए। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं हमेशा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सरवाइव और प्रॉस्पर लिख करके आना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे कि हर बिजनेस क्या चाहता है, जितना हमने पैसा लगाया है, अगर मैंने कहीं पे 100 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 120 रुपए तक का बेनिफिट तो मुझे मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं रीप मोर एंड मोर बेनिफिट्स। अब यहाँ पे हमने क्या बोला भाई, कि इनकम का सोर्स है जो पैसा है। हमने बोला था कि भाई पैसा के अलावा भी चीजें देखो, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा तो बहुत जरूरी है। वो इनकम का सोर्स है, वो फाइनेंस का सोर्स है, वो इफिशिएंट वर्किंग का सोर्स है, सोसाइटी का अप्रूवल दिखावा करने के लिए भी पैसा चाहिए कि हम हमारे बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, तो इफिशिएंट वर्किंग, सोसाइटीज अप्रूवल, इन सब के लिए पैसा चाहिए। फिर हमने वापस से बोलना चालू करा कि भाई वो ठीक है कि पैसा जरूरी है, लेकिन ज्यादा पैसा पैसा करने लगोगे ना, इम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर देना, गौर फरमाना। तो अगर आप एम्फेसिस मतलब प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करोगे ना, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, आपके गुड बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। फिर हमने बोला था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल को। यार ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे सर्वाइवल को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो किसका, ये चित्राणी का एग्जांपल लिया था कि अगर इसको फाउंडेशन में AIR 1 लानी है,
तो फिर ऐसे केस में हम क्या, ये क्या करेगी, ये अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि यार मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ, और फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके ये क्या करेगी, फ्यूचर परफॉर्मेंस को चेंज कर देगी। जैसे खुद की परफॉर्मेंस को देखेगी, फिर फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस करनी चाहिए उस परफॉर्मेंस को ये चेंज कर देगी। ठीक है, तो हमने इसी पर्टिकुलर चीज में आगे यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले मार्केट स्टैंडिंग, कि मतलब हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या दिए थे, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था आईफोन का, कि भाई आईफोन की अलग ही पहचान है। जैसे मैगी है तो मैगी की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसके अलावा मान लो कि कोई ऐसी कार हो गई, अब कार वार तो जिसकी मतलब एकदम अलग पहचान है, क्या कौन सी, मारुति नहीं रे, मतलब कोई मान लो अच्छी कार है जो मतलब वो ले ली तो सबको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो सब कार से अलग ही है। जैसे थार है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि थार ने मान लो अपनी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी कर रखी है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए। हमारी एक अलग पहचान होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले क्या हो सके, आगे बढ़ सके, प्रॉस्पर कर सके। तो यहाँ पर भी दो ही कीवर्ड है, सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। सर्विस नहीं, सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनोवेशन। इनोवेशन में हमने क्या बोला, इनोवेशन मतलब के कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये बीच वाले का नाम क्या था, बार बार भूल जाता हूँ, कपिल। कि जो कपिल है ना, कपिल, कपिल जो है, कपिल का एक रेस्टोरेंट है, मान लो ये कपिल का ऐसा रेस्टोरेंट है, और इसी के सामने अपने ये, आपका क्या नाम है, इसका नाम है यति, याद आ गया, यति। तो यति जो है ना, ये तो अच्छी समझदार बच्ची है, कपिल थोड़ा सा नालायक है। तो यति जो है ना, इसने तो क्या किया कि अपने रेस्टोरेंट में अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाल ले। जैसे इसने बोला, यति ने बोला हैप्पी आवर्स, हैप्पी आवर्स वाला ऑफर निकाला कि फॉर एग्जांपल मंडे को आप दिन में अगर खाना खाने आओगे तो मैं 50% ऑफ दे दूंगी। इसके अलावा ये क्या करती है, अच्छी अच्छी बढ़िया टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये क्या करती है, डिफरेंट वेराइटी की, डिफरेंट वेराइटी वेराइटीज की क्या बनाती है ये, डिशेस वगैरह बनाती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, कपिल की, तो कपिल जो है वो सिर्फ सेव टमाटर बनाता है। इसकी दुकान पे हमने बोला कि यार कपिल भाई क्या खिला रहे हो, बोले मेरे यहाँ तो सिर्फ सेव टमाटर बनता है, मेरे को इसके अलावा कुछ भी बनाते नहीं आता। तो अब एक बात बताओ, अगर ये कपिल सेव टमाटर ही बनाता रह जाएगा तो हम इसकी सेव टमाटर खा खा के बोर नहीं हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप यति के रेस्टोरेंट में जाओगे, सामने यति का सुंदर सा रेस्टोरेंट है। कपिल ना तो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चा करता है, ना ही इसने जोमेटो स्विगी पे लिस्ट कराया है, एक ही घिसी पिटी सेव टमाटर लाके दे देता है। लेकिन जो यति है ये अच्छी अच्छी डिशेस लेकर के आ रही है। तो अब एक बात बताओ, इनोवेशन कौन कर रहा है, ये यति जो है ये इनोवेशन पे जा रही है, और कपिल जो है ये बर्बादी पे जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनोवेट करना तो पड़ता है ना। जैसे हम एक प्रैक्टिकल और एग्जांपल देखते हैं, मान लो नोकिया, नोकिया जो था इसने इनोवेशन किया ही नहीं। इसकी बाकी जो कंपनीज थी, जैसे उस टाइम पे सैमसंग, सैमसंग सैमसंग के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज थी, माइक्रोमैक्स तो गई, सैमसंग के अलावा और भी उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज चलती थी ना। एमआई तो बाद में आई। हाँ चलो, पहले माइक्रोमैक्स, नहीं माइक्रोमैक्स उस टाइम पे माइक्रोमैक्स भी चलता था। तो ये सैमसंग माइक्रोमैक्स ने क्या किया, ये थोड़ा, मैं आपसे थोड़ा सा बुजुर्ग हूं ना इसीलिए, मतलब जब मैं छोटा था ना तो उस टाइम पे, जब मतलब मैं छोटा था मतलब जब मैं 5th 6th क्लास में था ना, तो उस टाइम पे क्या था कि कीपैड वाले मोबाइल चलते थे। तो कीपैड वाले मोबाइल में क्या होता था कि एक नोकिया का ही नाम चलता था उस टाइम पे। तो ये जो माइक्रोमैक्स वाले हैं, उस टाइम पे पता माइक्रोमैक्स ने ना एक वो निकाला था कि मेरी बैटरी 1 महीने चलती है। यार उस टाइम पे ना मतलब कीपैड मोबाइल का ही बहुत बड़ा क्रेज था। मतलब कैमरे वाला मोबाइल मिल जाता था ना तो हम 50 फोटो खींच लेते थे। मतलब ये उस टाइम, मतलब मैं ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं हूँ, मतलब उस टाइम पे मतलब 2008-9 के टाइम पे मैं 8-9 साल का था, तो मैं तब की बात बता रहा हूँ कि नोकिया और ये सैमसंग के टाइम पे क्या होता था कि कीपैड मोबाइल ही चलते थे। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड मोबाइल का जमाना आया ना, तो सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल पे शिफ्ट होने लगे। उसके बाद स्क्रीन टच वाले मोबाइल आने लगे। ठीक है, फिर उसमें धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया कैमरे आने लगे। और ये नोकिया जो है ना, ये नोकिया अभी भी क्या कर रहा था, कीपैड मोबाइल ही बना रहा था।
ये अभी भी क्या कर रहा था, कीपैड मोबाइल पे ही फोकस कर रहा था। अब एक बात बताओ, अगर आप जमाने से कदम कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे तो आप तो पीछे रह जाओगे। तो ऐसे ही नोकिया ने क्या नहीं किया, नाम ही है ना नो किया, तो तो उसका नाम ही है नोकिया। अब यार ऐसे थोड़े बहुत जोक आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे मेरे। तो फिर ऐसे केस में उसने क्या नहीं किया, नो किया, क्या नहीं किया, इनोवेशन। इनोवेशन नहीं किया, लिखते ही नहीं आ रहा है मेरे को, इनोवेशन। तो जब इनोवेशन नहीं किया तो नोकिया जो है वो मार्केट से बाहर हो गया था। फिर उसकी जगह एमआई ने ले ली, रियलमी ने ले ली, है ना, आईफोन आ गए। तो फिर ऐसे केस में क्या हुआ, अपना जो नोकिया है वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। इनोवेशन करोगे ना तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब ये होता है हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमारी एक अलग ही पहचान बन जाने का। मतलब कि जैसे अब ये जो यति है, यति जो है इसने कॉम्पिटिटिव एज कैसे अचीव करी है कपिल के मुकाबले, इसने नई नई डिश लेकर के आई। दूसरी बात है ऑफर निकाल दी है कि वैलेंटाइंस डे के दिन आओगे तो कपल को खाना फ्री दूंगी, ऐसी ऐसी चीजें निकाली है। या फिर रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को फ्री दे देगी। कहने का मतलब है नए नए ऑफर निकालेगी। तो ऐसे केस में अगर 24 फरवरी को काम नहीं बना तो फिर भाई बहन बन के वो वहां चले जाएंगे रक्षाबंधन पे। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एज ऐसे ऑफर्स उसको दे रहे हैं। लेकिन कपिल जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ सेव टमाटर पे ही जिंदा है। तो फिर सेव टमाटर थोड़ी चलेगी। तो इसीलिए यति को क्या मिल गई, कपिल के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एज मिल गई। फिर हम आगे पढ़ रहे हैं, इनोवेशन डिफाइंड। कितनी बात कर रहे हो यार श्रीयू, ऐसा क्या समझ रही है तू फोन में उससे, मतलब बहुत ही ज्यादा नालायक बन गई है तू, क्या क्या कर रही है, क्या क्या समझ रही है। देखो आता है क्या, एक काम करना, ये इनोवेशन वाला पॉइंट बताना यार एक बार। इधर देखिए सर, हम क्या बोल रहे हैं। हो गई सेव टमाटर, इधर आ जा, अब इधर देख ले। कॉम्पिटिटिव एज हमको मिलेगी, साथ ही साथ इनोवेशन डिफाइंड एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू आइडियाज। भाई नए नए आइडिया लेके आते हैं ना। आपने कभी तारक मेहता देखा होगा तो नट्टू काका आ जाता है ना हर महीने, सेठ जी एक नई स्कीम लेकर के आता हूँ मैं, वो फालतू की स्कीम बताते रहते हैं कि एक एलईडी पे एक मोबाइल फ्री दे दो ना, फलाना दे दो ना, पटाखा फ्री दे दो। तो वो क्या कर रहे हैं, नए नए आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। जैसे एक फोन है, तो पहले फोन में एक कैमरा हुआ करता था, अब फोन में बटन से ज्यादा तो कैमरा आने लग गए, इतने सारे कैमरा आ गए। तो वो क्या इनोवेशन कर रहा है ना। अब थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा कि फोन में जो है, अगर आप जो है फॉर एग्जांपल आपको कोई डिश खाने का मन हो रहा है तो उसकी डिश की खुशबू जो है वो फोन में से ही आने लग जाएगी। ऐसी चीजें भी होने लग गई है। 5 साल 10 साल के अंदर अंदर ऐसा होगा, तो न्यूज पढ़ा कर। तो मैंने बोला ना इनोवेशन मतलब के न्यू न्यू आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। आई क्या बात समझ में। ये बेटा हो गया, अब इधर देख ले यार, इधर 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 इधर। उसके बाद हमने क्या बोला, however it does not imply that new product to be manufactured, any modification in the existing product उसको भी इनोवेशन बोलते हैं। जैसे इधर देखो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ना कार बनाते हैं, देखो ये कार है, ये कार है, ठीक है, ये कार है। अब मान लो कि हमारी जो ये कार है, एच एंड कंपनी की ये कार है मान लो। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ कि इस कार में कंपनी डूब गई, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो कार है ना, या तो हम एक नई कार बना दें, मतलब ये पार्ट वन थी, ये वन थी, तो हमने पार्ट टू करके कोई दूसरी कार बना दी। तो हम बोल रहे हैं कि इनोवेशन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि हम नया प्रोडक्ट लेकर के आ जाए। हम इस कार में भी तो इनोवेशन कर सकते हैं ना। जैसे मान लो इस कार में हमने जो है वो क्या क्या कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल कि इस कार में हमने ऑटोमेटिक कार बना दी कि भाई ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक आप पीछे बैठो और कोई कार ही अपने आप ही वो है जो एआई ही चला लेगा कार। मतलब हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमने इनोवेशन किया। आगे भी कैमरा लगा दिया, पीछे भी कैमरा लगा दिया, गियर बदलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप गियर बदल जाएंगे। मतलब ये जो हम इनोवेशन कर रहे हैं ना, वो इनोवेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी हो सकता है और न्यू प्रोडक्ट में भी हो सकता है। कितनी सुंदर कार थी देखो। तो बस इसका यही मतलब था इनोवेशन का, न्यू आइडियाज को क्या करना,
इंट्रोड्यूस करना। अब मैं क्रक्स बता रहा हूँ क्या क्या याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना, पहला। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, इनोवेशन जरूरी नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में करें, हम नए प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में यहाँ तक? इनोवेशन का मतलब नए नए आइडियाज लेकर के आना ताकि हमको कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। इसके बाद हमने बोला इनोवेशन दो टाइप से होती है दोस्तों, या तो हम प्रोडक्ट या फिर सर्विस में इनोवेशन करें, या फिर हम नई नई स्किल सीख करके आ जाए। मैं एग्जांपल देता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मान लो हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, आज पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को ना लिखते ही नहीं आ रहा है, ये अंबिका की नजर लग गई है। देख, यहाँ पर हमने क्या बोला कि हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वाह क्या बात बोली है। तो जो तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं ना। या तो हम हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारी सर्विस है, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, हम न्यू न्यू क्या करते हैं, न्यू न्यू क्या बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, आपका जो जो नाटा की जो ऐप है उसको आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर मतलब के जैसे बैंकिंग की वेबसाइट होती है, इन सबको आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। तो नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस है। तो या तो हम इसमें इनोवेशन कर रहे हैं, इसमें इनोवेशन कैसे कर रहे हैं, मान लो कि हम नए नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना कभी इंस्टाग्राम पे, हर एक महीने बाद ना उसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाता है इंस्टाग्राम का। कभी वो मैसेज का डब्बा इधर से इधर आ जाता है, कभी वो रील का कुछ इधर से उधर कर देता है। चलाती ही नहीं है तू इंस्टाग्राम, कि देखा नहीं कभी? अरे जैसे मोबाइल में अपडेट नहीं आते हैं, मोबाइल अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें नए नए फीचर्स अपने आप ऐड हो जाते हैं। चलाती है यार, तो फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? अरे बेटा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपने इनोवेशन कैसे देखी होगी, कि जैसे हम कोई वेबसाइट चला रहे थे, तो उस वेबसाइट में ना अपने आप चीजें चेंज हो जाती है, नए नए इनोवेशन आ जाते हैं। जैसे पहले के टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं आती थी, पहले उसको आईजीटीवी बोलते थे। पहले रील्स के नाम पे वो टिकटॉक होता था, टिकटॉक बहुत फेमस था पहले। फिर वो टिकटॉक बैन हो गया, तो वो टिकटॉक की वो रील्स वाले सारे जो है, सारे के लोग इधर आ गए, और इधर आके उन लोगों ने, इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस कर दी। ऐसे करके व्हाट्सएप पे पहले वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं हुआ करता था पहले, फिर उसमें धीरे धीरे वॉइस कॉल वीडियो कॉल जोड़ा गया। इसको आप क्या बोलते हो, इनोवेशन अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में करना। जैसे अपन ये, हाँ आप गाने भी डलने लग गए, हमको नहीं मालूम, आप रील बनाते होंगे तो व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं पता। हाँ मतलब पहले स्टेटस पे गाने नहीं डलते थे, बहुत बढ़िया, आप स्टेटस पे गाने भी डलने लग गए। जैसे कि ये यति है इधर, ये जो यति है ना, ये जो है, ये अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में तो क्या कर रही, इनोवेशन कर ही रही है। जैसे पिज्जा, अलग अलग टाइप के दो तीन पिज्जा उसने और बना दिए, ऐसे करके बर्गर्स, ऐसी चीजें बोलूंगा जिससे आपको भूख लगे और ज्यादा। जैसे मान लो फ्रेंच फ्राइज की अलग अलग वेराइटी उसने बना दी। या तो ये क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशन कर रही है। अब स्किल्स कैसे सीख सकती है, देखो, ये ना एक नई बेकरी कोर्स करके आ गई, मान लो बेकरी कोर्स करके आ गई, और कोर्स करके आ करके इसने दो तीन नए नए केक बनाना अलग से सीख लिए। या फिर इसने क्या किया कि फूड डिजाइन करने का कोर्स कर लिया, कि यार फूड जो है अपन डिलीवर कर रहे हैं तो दिखना भी अच्छा चाहिए, तो वो डिजाइनिंग का इसने कोर्स कर लिया, मतलब इसने नई नई स्किल्स वगैरह सीख ली। तो जब ये स्किल्स वगैरह सीख रही है, मतलब कि इनोवेशन दो टाइप से हो सकता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी हो सकता है, और नई नई चीजें सीख करके भी आप क्या कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो। जैसे हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इस सॉफ्टवेयर कंपनी में मान लो हमने हमारे एम्प्लॉयज को एआई की ट्रेनिंग दिलवा दी, कि जाओ भाई एआई के टूल सीख के आओ, एआई की ट्रेनिंग लेकर के आओ, एआई की ट्रेनिंग दिलवा दी। या फिर नई नई लैंग्वेज होती है इसमें, तो नई नई लैंग्वेज वगैरह सिखा दी, मस्त ट्रेनिंग वगैरह दिलवा दी, ताकि क्या हो, हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशन हो सके। तो आपको क्या ये समझ में आया, क्या इनोवेशन दो टाइप से हो सकता है, पहला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे हो सकता है, और दूसरा वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज पे भी हो सकता है।
वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज कैसे होगी, जैसे यति जो है वो है ना हर संडे गेम वेम खिलवाती है अपने रेस्टोरेंट में कि भाई ये चिट्ठी, इस चिट्ठी में से जिसके भी कूपन में जो है वो स्टार आएगा उसमें मेरी तरफ से एक बड़ा सा लार्ज पिज्जा मुफ्त मिलेगा। मतलब नई नई एक्टिविटीज लेकर के आ रही है, नई नई स्किल्स लेकर के आ रही है, ताकि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या हो सके, इनोवेशन हो सके। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। क्या लाइन बोली है, इसको स्टार लगाएंगे सारे लोग। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। फ्लरिश का मतलब है आगे बढ़ना, तरक्की करना। फ्लरिश का मतलब है एकदम चमकते सितारे की तरह आगे आना। जैसे मान लो ये श्रीयू है, इसने फॉर एग्जांपल कोई अवार्ड वगैरह जीत लिया, तो ये एकदम मस्त एकदम बाल बाल बना के एकदम कैट वॉक करते करते क्लास में आ रही है कि देखो मैं फ्लरिश होके आई हूँ। फ्लरिश का मतलब है चमक करके आई हूँ, मैंने कुछ महान काम किया है। तो हमने क्या बोला, कोई भी बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता है इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अगर वो इनोवेशन ना करे। जैसे यति का रेस्टोरेंट इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसे कपिल जैसे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, तो इनके सामने कैसे फ्लरिश नहीं कर पाएगा अगर वो इनोवेशन नहीं करेगी। तो देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आई क्या दोस्तों बात समझ में, इनोवेशन इज अ क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अभी है 5 मिनट, रुक जाओ, अभी 5:10 45 तक पढ़ाना था, अभी 5। अरे यार 10 मिनट और बचे हुए हैं, ऐसे मत करो यार, इतना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या मैं। अरे एक काम करो, ये प्रोडक्टिविटी और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पढ़ लो, बहुत सिंपल है। ए हो जा चल, इधर देख। है, समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया तो वापस पढ़ाऊं क्या? तूने बोला ना ऊपर से जाता है, जबरदस्ती पढ़ाओगे तो ऊपर से जाएगा। ये वाले दो वाले पॉइंट्स को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग करके बता रहा हूँ मैं। ए बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, पागल वागल हो गया। इधर देखो, वो चुप ही नहीं बैठ रहे हैं ये तो। इधर देखो, तुमको सिर्फ स्कूल जैसा समझाना पड़ता है। सारे श्रद्धालु इधर देखेंगे, कुछ पढ़ाने जा रहा हूं मैं। प्रोडक्टिविटी, मेरे भाई लोग, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप कोई काम करते हो ना, उसको प्रोडक्टिव चीज बोलते हैं। जैसे आप ऐसा घर पे बैठे हुए हो, आपका दोस्त आया आवाज लगाने की क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो आप क्या बोल रहे हो पता है, रुक जा बेटा, अब मुझे कोई प्रोडक्टिव काम करना है। प्रोडक्टिव मतलब कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कि स्टडी कर रहा हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन कोई लेक्चर वगैरह देख रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई स्किल वगैरह सीख रहा हूँ, मान लो मैं कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव काम। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जो रील देखते हो ना, उसको आप प्रोडक्टिव काम नहीं बोलोगे दोस्तों, वो तो अनप्रोडक्टिव काम में आता है। जैसे ऐसे घंटों जो है वो टाइम पास करना, गॉसिप करना, इधर उधर की बुराइयां करना, क्या होता है, अनप्रोडक्टिव टाइम। अगर आप ऐसे ही एकेडमी में ऐसे ही ऊपर से नीचे तक रबड़ रहे हो बिना किसी काम के, उसको आप बोलोगे अनप्रोडक्टिव। लेकिन प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिव वो होता है जिससे हमें फायदा हो, कुछ पैसे कमाने को मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है, जिससे हमारे कोई बेहतरी हो, हम ऐसा नालायक ना रहें, कुछ आगे बढ़ें। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इज असरटेनिंग बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। इसका क्या मतलब है, इधर देखो, मान लो ये श्रीयू है ना, श्रीयू, ये जो श्रीयू है ना, ये अपने साथ खुद तो टाइम पास करती है, आसपास वालों को भी टाइम पास कराती है। तो मान लो हम लोग ना एक ऑफिस में काम करते हैं, तो श्रीयू जो है ना, इसको खुद को जब कॉफी पीने का मन करता है ना, तो ये सबको झुंड लेकर के जाती, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो बेचारे जो लोग काम कर रहे थे ना, उनको भी उठा उठा के ये क्या करती है, कॉफी पिलाने के लिए लेके जाती है। तो अब एक बात बताओ, इधर इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल श्रीयू का जो बॉस है, ये श्रीयू का बॉस है। अब ये जो श्रीयू का बॉस है ना, इसने श्रीयू को इंस्ट्रक्शंस दिए, और ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि श्रीयू बेटा, तुझे क्या करना है, 1 घंटे में, 1 घंटे में तुझे कितनी यूनिट्स बनानी है। श्रीयू को बोला 1 घंटे में तुझे 100 यूनिट्स बनानी है बेटा। उसने बोला ओके बॉस, बना लूंगी, ठीक है। तो अब ऐसे केस में 100 यूनिट बनानी थी, लेकिन श्रीयू चली गई टाइम पास करने, और 1 घंटे में 100 यूनिट तो छोड़ो, 50 यूनिट्स भी नहीं बन पाई।
तो अब एक बात बताओ, श्रीयू प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? श्रीयू तो बहुत ही नालायक है, बहुत ही अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई उसको बोला था 100 यूनिट, लेकिन वो टाइम पास करने में रह गई, उसने बनाई 50 यूनिट। लेकिन यही अगर श्रीयू जो है वो उस दिन पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा के आई थी, और श्रीयू जो है उसने 50 यूनिट तो छोड़ो, इतना अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि 50 की जगह श्रीयू ने बना दी कितनी यूनिट, 120 यूनिट। तो बॉस तो खुश हो गए। बॉस जो है, इतना मोटा पेट है ना बॉस का जो है, वो खुशी के मारे और ज्यादा वो फूल गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर श्रीयू प्रोडक्टिव है तो वो गिवन इनपुट में ज्यादा आउटपुट जनरेट करेगी, और अगर अनप्रोडक्टिव है तो वो कम आउटपुट जनरेट करेगी। तो आप बोलोगे यहाँ पे ना कुछ एक एक चीज आपने पढ़ाई थी, हमको ना ऐसा याद आ रहा है। माँ मुझे सब याद आ रहा है, माँ मुझे सब याद आ रहा है। आप क्या हो? आप हो इफिशिएंट। इफिशिएंट भी तो यही होता था दोस्तों। इफिशिएंट का मतलब भी यही होता था। इफिशिएंट का मतलब होता था कम पैसों में ज्यादा मजा आ जाने का, या फिर कम आप इनपुट लगाओ और ज्यादा आउटपुट मिल जाए, या कम टाइम में आप अच्छे काम कर लो, तो इसी को तो आप इफिशिएंट बोलते थे। तो वही तो बोला गया है। तो एक बात बोलूं, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ये दो वर्ड को ही तो हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इफेक्टिव क्या होता था? कौन लोग रिवाइज कर रहे हैं? इफेक्टिव बता पाएंगे मुझे? अच्छे से करना मतलब कैसे करना, एक वर्ड सिखाया था। इफेक्टिव में क्या सिखाया था पुराने बच्चों, अकाउंट्स करने वालों? क्या सिखाया था? क्यू से कुछ वर्ड था, क्यू से क्वालिटी वर्क करने का। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी वर्क करना, मतलब कि जब आप कम टाइम में ज्यादा काम करो, या कम पर्टिकुलर इनपुट में ज्यादा आउटपुट दोगे, और आप क्वालिटी वाला आउटपुट दोगे, तो हम क्या बोलेंगे? आप प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव मतलब कि आप बकवास नहीं करते हो, आप काम करते हो। आपको समझ में आया? आप काम काजी हो, आप अच्छा काम करते हो, मतलब कि इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं एंड करता हूँ। देखो ये वाला ना क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output, कितना आउटपुट आया, विद द गिवन लेवल ऑफ इनपुट। मतलब कि हमने क्या बोला था कि बेटा एक पर्टिकुलर घंटे में 100 यूनिट बनाना, लेकिन श्रीयू ने 120 यूनिट बना दी, मतलब अच्छा आउटपुट आया। इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ इफिशियंसी। ओ हो, इफिशियंसी तो अभी पढ़ा। इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। तो यार आपको एक चीज नोटिस में आई होगी, एक ही कीवर्ड को बार बार यूज कर सकते हैं ना हम। सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी, सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी, सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी, सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी। सर्वाइवल प्रोसेस बार बार आ रहा है, इफिशिएंट इफेक्टिव बार बार आ रहा है, तो यही तो लिखा हुआ है। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम्स एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। हर एंटरप्राइज को यह चाहिए कि श्रीयू जैसे नालायक लोग ना रहे, अच्छे लोग रहे हमारी कंपनी में, मतलब ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आए बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेस को यूज करके। आई क्या बात समझ में? कल का सत्संग कल करते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये इनको तो डाउट ही नहीं आते हैं, ये तो कुछ कुछ बच्चे, बेटा आता है समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। होमवर्क क्या क्या किया आपने अभी तक? डेफिनेशन के बाद मैंने आपको कुछ और होमवर्क भी दिया था। मेरे दोस्तों, कल क्लास में आने से पहले बिजनेस और कॉमर्स की डेफिनेशन तो आपने पहले ही लिख दी थी। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंशिएट बिटवीन, ये दो क्वेश्चन मुझे आपकी कॉपी में चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ये दो आंसर मुझे आपकी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में आपकी कॉपी में चाहिए। अगर आपने नहीं लिखे तो आपके घर पे फोन जाएगा, और 50 रुपए पर क्वेश्चन की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। दो क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन इन एम्प्लॉयमेंट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपने इस बात को हल्के में लिया तो कल आपको ही दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिख के आना है। बाय बाय।